आज हम लोग भारत के तीसरे प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी तक सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हुआ है, उत्तर का विशाल मैदान हुआ है। इसके पश्चात प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत के पठार का विस्तार उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी के निकट तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में तथा 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार देश का प्राचीनतम भूआकृतिक प्रदेश है, भारत का प्राचीनतम भूआकृतिक प्रदेश है। यह आर्कियन से लेकर दक्कन क्रम की चट्टानों से निर्मित पठार है। मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित पठार है। इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें विद्यमान हैं। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य केंद्रीय या मध्यवर्ती उच्चभूमि सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा नर्मदा की भ्रंश घाटी से लेकर कन्याकुमारी के निकट तक प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप का अर्थ है ऐसा विस्तृत भूभाग जो किन्हीं तीन ओर से जल से घिरा हो। तो इस आधार पर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा की भ्रंश घाटी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र आ रहा है और इसके उत्तर का भाग प्रायद्वीपीय भारत से परे हो रहा है। इस आधार पर जब हम लोग दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार को जनरली विभाजित कर देते हैं दक्षिण भारत का पठार और केंद्रीय या मध्यवर्ती उच्चभूमि। तो अभी पहले हम लोग केंद्रीय या मध्यवर्ती उच्चभूमि क्या है, दक्षिण भारत का पठार क्या है, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि नर्मदा की भ्रंश घाटी से लेकर के सामान्यतः इसके उत्तर का जो प्रदेश है उसे उत्तर भारत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और नर्मदा की भ्रंश घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को दक्षिण भारत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, बृहद स्तर पर हम लोग भारत को उत्तर भारत दक्षिण भारत को नर्मदा की भ्रंश घाटी के आधार पर विभाजित करते हैं। आज हम लोग कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दिल्ली के दक्षिण पश्चिम से प्रारंभ होकर अहमदाबाद के उत्तर पूर्व तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है। 800 किलोमीटर की लंबाई में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दिल्ली के दक्षिण पश्चिम से प्रारंभ होकर अहमदाबाद के उत्तर पूर्व तक है। उत्पत्ति के आधार पर अरावली एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। जिस प्रकार हिमालय एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, इसे नवीन वलित पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन्स नवीन वलित पर्वत कहते हैं, जबकि अरावली क्या है, एक प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्पत्ति के आधार पर अरावली मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन है, किंतु वर्तमान समय में अनाच्छादन के कारण यह अवशेष के रूप में ही बचा हुआ है। इसलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी में रखा जाता है।
प्रश्न आता है कि अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही उत्तर है अवशिष्ट, रेलिक्ट माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। जब यह प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो मोरदार पर्वत श्रृंखला है। आज से लगभग 570 मिलियन ईयर अगो, 570 मिलियन ईयर अगो, 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में, प्री कैम्ब्रियन एरा में अरावली मोरदार पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। विश्व की प्राचीनतम मोरदार पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसे देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ियां कहते हैं, दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ियां। वही अलवर जिले में, राजस्थान के अलवर जिले में हर्षनाथ की पहाड़ियां, राजस्थान के अलवर जिले में हर्षनाथ की पहाड़ियां। सवाई माधोपुर जिले में सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। उदयपुर जिले में जरगा की पहाड़ियां। उदयपुर के उत्तरी भाग और चित्तौड़गढ़ में आबू की पहाड़ियां। बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां। डूंगरपुर में डूंगरपुर की पहाड़ियां। तो अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, किंतु संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में फैली वृंदावन की पहाड़ियां भी अरावली की ही शाखाएं हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का न केवल भौगोलिक महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला में लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, संगमरमर या मार्बल चट्टानें मिलती हैं। मरकाना मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला में क्वार्ट्जाइट, नीस चट्टानें भी बहुतायत में मिलती हैं। अरावली के लाल बलुआ पत्थरों से ही राष्ट्रपति भवन निर्मित है। अरावली के लाल बलुआ पत्थरों से ही दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में जो मजनू का टीला है वह भी अरावली के लाल बलुआ पत्थरों से ही निर्मित है। यहीं के अरावली के ही संगमरमर से आगरा का ताजमहल निर्मित है। आगरा का ताजमहल यहीं के संगमरमर से एतमादुद्दौला का मकबरा भी निर्मित है, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। यहीं के मार्बल से, संगमरमर से, श्वेत संगमरमर से दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद और आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद भी निर्मित हैं। अरावली के पूर्वी ढालों पर शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है, जबकि इसके पश्चिमी ढालों के सहारे कटीले वन और झाड़ियों का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम मानसून के पैरेलल होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा करने में असमर्थ हो जाती है। इसी प्रकार यह कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान राज्य में अल्पवृष्टि कर पाता है या सामान्यतः वर्षा नहीं कर पाता। उसका कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा अरावली के समानांतर प्रवाहित होकर के आगे निकल जाती है और आगे जाकर के जो हिमालय की श्रेणियां जो इसके वर्टिकल पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, उनके सहारे पर्वतीय वर्षा करता है। दूसरा, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा है, वह भी जब अरावली से आकर टकराती है
तो कई जगहों पर अरावली इतना अधिक अपर्दित हो चुकी है कि यह एक पठार की तरह दिखाई देता है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा के लिए भी अवरोध का कार्य नहीं कर पाती और इस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा भी अरावली के ढालों के सहारे अल्प वृष्टि ही करने में सक्षम हो पाती है। हम लोग फिर बात कर रहे हैं विंध्यन पर्वत श्रृंखला की। अरावली का पूर्वी पदीय क्षेत्र विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन का उत्तरी कगार और इनके मध्य स्थित मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, उत्तर मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी पठार, ये भूआकृतियां केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। हम लोग अब बात कर रहे हैं विंध्यन पर्वत श्रृंखला की। विंध्यन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। प्रश्न आता है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसको किसको अलग करता है, तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला से अलग करती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। विंध्यन पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम से प्रारंभ होकर बिहार के पश्चिमी सीमा के निकट तक विंध्यन पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वह लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में है और इसकी वर्तमान समय में औसत ऊंचाई मात्र 450 मीटर से 600 मीटर रह गई है मेन सी लेवल से। विंध्यन पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला, इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में एंथ्रोपोजेनिक विदरिंग, मानव जनित अपक्षय बड़े पैमाने पर हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक विदरिंग बड़े पैमाने पर हुआ है। आज जो पहाड़ी हमें दिखाई दे रही है, कुछ ही दिन में मानव क्या करता है, डायनामाइट का सीरियल ब्लास्ट करा करके पहाड़ी को बस्ट आउट कर देता है बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट आज प्राप्त करने के लिए। यहाँ का विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बलुआ पत्थर को प्राप्त करने के लिए, जिसका उपयोग बिल्डिंग मटेरियल के रूप में किया जा रहा है, इनके ऊपर सड़कों का निर्माण करने के लिए इसे बस्ट आउट कर दिया जा रहा है। अर्थात मानव जनित अपक्षय विंध्यन, अरावली और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में तेजी से जारी है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला को पश्चिम से पूर्व इसकी जो प्रमुख रेंजेज हैं, श्रेणियां हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पश्चिम में विंध्य की पहाड़ियां, मध्य श्रेणी इसकी कहलाती है भारनेर की पहाड़ियां और इसकी पूर्वी श्रेणी कहलाती है कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर की पहाड़ियां जिसका विस्तार है बिहार झारखंड राज्यों की सीमा के सहारे होते हुए बिहार तक इसका विस्तार है कैमूर की पहाड़ियों का। विंध्यन पर्वत श्रृंखला की जो निर्माण हुआ है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला ये नर्मदा की भ्रंश घाटी का उत्तरी कगार है। नदर्न एस्कार्पमेंट है विंध्यन पर्वत श्रृंखला और नर्मदा की भ्रंश घाटी का दक्षिणी कगार है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्पत्ति के आधार पर एक ब्लॉक पर्वत है उत्पत्ति के आधार पर, किंतु वर्तमान समय में इसे अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में भी आप रख सकते हैं। एग्जाम में जिस तरह का विकल्प हो, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है किंतु इतना अधिक अपर्दन हुआ है कि इसे अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट, सेल और स्लेट चट्टानें मिलती हैं। यहाँ पर बलुआ पत्थर है, क्वार्ट्जाइट है, बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप है क्वार्ट्जाइट, वो यहाँ मिलता है। इसके अलावा इसमें सेल मिलता है और स्लेट मिलता है। सेल और स्लेट, सेल का रूपांतरित रूप है स्लेट, सेल अवसादी चट्टान है और उसका रूपांतरित रूप स्लेट है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला में चूना पत्थर भी मिलता है और इसी के कारण भारत का जो सीमेंट उद्योग है वह पश्चिम से पूर्व विंध्यन पर्वत श्रृंखला के सहारे विस्थापित होता चला गया है,
क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए क्या चाहिए, सीमेंट उद्योग के लिए चाहिए चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम। तो कोयला भी पूरब की ओर बढ़ता जाएगा, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है और फिर छत्तीसगढ़ है जहाँ पर कोयले का भंडार अधिक है, और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के सहारे चूना पत्थर मिल जाता है। और जिप्सम का एकमात्र ह्यूज रिजर्वायर भारत में है राजस्थान राज्य में, जहां से जिप्सम प्राप्त कर दिया जाता है। ये 3 रॉ मटेरियल सबसे प्रमुख रॉ मटेरियल हैं सीमेंट के फॉर्मेशन में। अब हम लोग बात कर रहे हैं विंध्यन के, इसके नर्मदा के दक्षिणी कगार का, जिसे हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वतमाला, जिसका विस्तार गुजरात राज्य के राजपीपला से प्रारंभ होकर इसका विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भागों तक। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की प्रमुख श्रेणियां पश्चिम से पूर्व क्रमशः हैं राजपीपला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां तथा मैकाल की पहाड़ियां। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। महादेव की पहाड़ियों में एक चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, या याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं 1350 मीटर, 1350 मीटर। धूपगढ़ इसका नाम है। यही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और यही धूपगढ़ के निकट महादेव के ढालों पर एक स्थान है पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे प्रमुख हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब स्वास्थ्यवर्धक केंद्र भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे प्रमुख हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है पंचमढ़ी, जो महादेव के ढालों पर मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। पंचमढ़ी जैव विविधता में संपन्न क्षेत्र है, और इस पंचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। देश का एक महत्वपूर्ण बायो रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है पंचमढ़ी, जो धूपगढ़ के निकट महादेव के ढालों पर अवस्थित है। इसके बाद हम लोग सतपुड़ा की पूर्वोत्तम श्रेणी की बात कर रहे हैं। मोस्ट ईस्टर्न श्रेणी, पूर्वोत्तम सबसे पूर्वी श्रेणी की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है मैकाल की पहाड़ियां, क्योंकि यहाँ पर मैकाल पठार है। मैकाल पठार पर फैली सतपुड़ा की श्रेणियों को मैकाल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मैकाल की पहाड़ियों में कई ऊंची ऊंची चोटियां हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। मैकाल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है, अधिकांश बुक्स में इसको मैकाल की सबसे ऊंची चोटी लिखा है। मैकाल की यह सबसे ऊंची चोटी नहीं है, मैकाल की अति महत्वपूर्ण चोटी जरूर है अमरकंटक। अमरकंटक की ऊंचाई 1066 मीटर, 1066 मीटर भी मिलेगा, और 1057 मीटर भी मिलता है नई एनसीईआरटीज में, जबकि पुरानी एनसीईआरटीज में और अधिकांश मानक किताबों में अमरकंटक की ऊंचाई 1066 मीटर ही दी गई है। कुछ जगह पर आपको 1057 मीटर मिलेगा, आप कंफ्यूज ना होइए। इसकी सही ऊंचाई 1066 मीटर है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के निकट यहाँ पर मैकाल के ढालों पर अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न मिलता है, या अरीय अपवाह प्रतिरूप भी कह सकते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। यहीं से अमरकंटक से पश्चिम की ओर जाती है। पश्चिम की ओर विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, और आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी अमरकंटक के निकट से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है सोन नदी, जो पटना के निकट दानापुर में गंगा में विलीन हो जाती है।
और मैकाल की पहाड़ियों के दक्षिणी ढालों से कई छोटी छोटी सरिताओं की उत्पत्ति होती है जो महानदी की सहायिकाएं हैं। और इसी कारण कहते हैं कि मैकाल के पठार पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप प्रचलित है। अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल मिलता है, वह है अरीय या अपकेंद्रीय रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न यहाँ मिलता है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसमें भी लाल बलुआ पत्थर मिलते हैं, क्वार्ट्जाइट मिलता है, यहाँ कहीं कहीं नीश भी मिलता है और सेल और स्लेट चट्टानें मिलती हैं सतपुड़ा में भी। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी या ताप्ती की भ्रंश घाटी स्थित है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा का दक्षिणी कगार है या नर्मदा और तापी के मध्य एक हॉर्स्ट पर्वत है। हॉर्स्ट पर्वत भी माना जाता है, हॉर्स्ट HORST हॉर्स्ट पर्वत है, एक हॉर्स्ट पर्वत है। सतपुड़ा एक प्रकार का हॉर्स्ट पर्वत है। अधिकांश भूगोलवेत्ता हॉर्स्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत में अंतर नहीं कर पाते। इस प्रकार सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत भी कह देते हैं, हॉर्स्ट पर्वत भी कह देते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्टिव वाली परीक्षा में दोनों विकल्प रहता है कि सतपुड़ा किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, हॉर्स्ट पर्वत श्रृंखला है या ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, तब सही उत्तर हॉर्स्ट पर्वत श्रृंखला होना चाहिए। यदि हॉर्स्ट और ब्लॉक विकल्प में नहीं है तो इसमें अपर्दन भी बड़े पैमाने पर हुआ है और मानव जनित अपर्दन बड़े पैमाने पर हुआ है। इस प्रकार अब यह अवशेष के रूप में ही है तो इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी माना जा सकता है, रेलिक्ट माउंटेन भी कह सकते हैं अगर विकल्प में ब्लॉक और हॉर्स्ट नहीं है तो। ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सामान्यतः नर्मदा की भ्रंश घाटी के उत्तर में उत्तर भारत और दक्षिण से दक्षिण भारत की बात होती है। हम लोग दक्षिण भारत के और पर्वत पहाड़ पहाड़ियों और जो द्वितीय कोटि के पठार हैं, सेकंड ऑर्डर प्लेट्यू हैं, उनको इसके बाद पढ़ेंगे। सामान्यतः क्या होता है कि पूरा का पूरा ये दक्षिण भारत और कह सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में जो भारत का भूभाग है, उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में और पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान से घिरा हुआ भूभाग पठार है, जो भारत का प्राचीनतम भूआकृतिक प्रदेश है। रूपांतरित और अग्नेय चट्टानों की यहाँ प्रधानता है। और भारत का विशालतम भूआकृतिक प्रदेश पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्राचीनतम भूआकृतिक प्रदेश तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का वह भूआकृतिक प्रदेश जिसमें आर्कियन क्रम से लेकर दक्कन ट्रैप दक्कन क्रम तक की सभी चट्टानें मौजूद हैं, तो वह है प्रायद्वीपीय पठार। यह एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। कल हम लोग पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे।